जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अपने नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाल फिलहाल जो भारतीय दंड प्रणाली है उसमें संशोधन किया गया और जो एक लंबा औपनिवेशिक दौर के साथ कानून चले आ रहे थे वो समाप्त किया गया। समाप्त इस वजह से भी किया गया क्योंकि जब एक संशोधन लिमिट से बाहर हो जाता है तो लगता है कि इतने संशोधन करने से अच्छा है कि चीज़ें पूरी तरीके से ही बदल दी जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे जो हमारे क्रिमिनल लॉ चेंज हुए हैं भारतीय संविधान में, वो हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में आपराधिक कानून आपराधिक कानून में दो चीजें आती हैं। एक तो ये अपराध को परिभाषित करना कि कौन कौन से कार्यों को आप अपराध की श्रेणी में रखेंगे। उससे संबंधित कानून जो था वो था आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860। ये तो अपराध को परिभाषित कर दिए कि हाँ ये अपराध इन्होंने किया है। तो उस अपराध की जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, उसके लिए कानून था सीआरपीसी 1973। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और साथ में इस प्रक्रिया और इस अपराध के साथ एक तीसरी चीज और शामिल थी, वो थी इस अपराध को अपराध प्रूफ करने के लिए जो सबूत हम इकट्ठा करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। तो मेनली इन तीनों कानूनों में सुधार हुआ। आईपीसी में जो सुधार हुआ उसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। इस नए कानून को इस नाम से जाना जाता है, भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी में को जो बदल दिया गया उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। ठीक। ये तीन कानूनों के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके देखेंगे। आज हम लोग डिसाइड करेंगे क्या ये पढ़ना, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में जो संशोधन किया गया, ठीक, बदला गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। ठीक। उस जरूरत के पीछे सबसे पहला कारण क्या था? आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समय के साथ अपराधों की प्रवृत्ति बदली। तो स्वाभाविक सी बात है
कि हो सकता है कुछ ऐसे अपराध हों जो उस आईपीसी में तब ना सोचे गए हों कि ये भी अपराध हो सकता है, और आज के ज़माने में वो अपराध है। जैसे साइबर क्राइम, किसी ने नहीं सोचा था। ठीक, बच्चों के विरुद्ध, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। जब बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब खत्म हो गया था, फिर भी इसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। दूसरी जो जरूरत थी वो ये थी, न्यायालय में न्यायालय में लंबित मामलों में कमी करना एंड समय पर न्याय उपलब्ध कराना। आशा है कि ये कानून समय पर न्याय उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अपने आप में अन्याय है। ठीक। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि दोष सिद्धि दर में वृद्धि हेतु, अपराधी हम पकड़े तो ले रहे हैं लेकिन उस पर दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो विचाराधीन कैदी बन करके रह जाते हैं, या क्राइम किसी और ने किया है और पकड़ा कोई और गया है। ठीक। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉरेंसिक जांच। अपर्याप्त रहती थी, ये सबसे बड़ा कारण था दोष सिद्धि में वृद्धि होने का। ठीक। अगर ये अपर्याप्त रहेगी तो इसमें वृद्धि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसको अपर्याप्त रहती थी, तो इसको क्या करना है, इस अपर्याप्तता को दूर करना है। ठीक, मतलब फॉरेंसिक जांच का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, और पहले इस जांच का इस्तेमाल कम से कम होता था। ठीक है, इसलिए दूसरी बात, हाँ, विचाराधीन कैदियों संख्या में कमी लाना है। तीसरा बात, कानून को लागू करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का को समन्वित करना और प्रबंधन करना, ये भी तीसरी बात थी। ठीक। और चौथी बात यह है, पुलिसिंग संबंधी कमियों को दूर करना। इसलिए जरूरत पड़ी। और क्यों जरूरत पड़ी? इन सब का निचोड़ ये था कि हमारे पास विशेषज्ञ समितियों का सुझाव आए। और इसमें दो समिति इंपॉर्टेंट है। एक है मलिमथ समिति, 2003। साफ साफ नजर नहीं आ रहा? दो हजार तीन। और दूसरी जो जरूरत थी वो थी जस्टिस वर्मा समिति, 2013।
तो इस उपलक्ष्य में हमने क्या किया, ये वही साल है जब निर्भया के अपराधी निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद ही ये जस्टिस वर्मा समिति बनी थी। ठीक, तो इन सब वजहों से हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी। ठीक, ये जरा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब हम आते हैं न्यायिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये किसकी जगह पर लाई गई है? आईपीसी 1860। इसका उद्देश्य क्या था? चूंकि ये औपनिवेशिक काल की है, उस समय अंग्रेजों का शासन था, और उनका काम क्या था? देखिए, बनी कब थी? आया था फर्स्ट, पहला विधि आयोग 1834। इसका काम क्या था? कानूनों का आधुनिकीकरण करना, क्योंकि पहले कानून के तौर पर उल्लंघन पर सजा क्या दी जाती थी? कोड़े मारना, कान में तेल डाल देना, ये सारी चीजें, गरम तेल। ठीक, तो इनको क्या करना? उसका मॉडर्नाइजेशन करना। और दूसरी बात थी, भारतीयों को औपनिवेशिक चरित्र या माहौल में ढालना। और इन दोनों के लिए इसमें प्रावधान क्या किए गए? प्रावधान किए गए दंड और सजा के। उनका काम क्या था? दंड के द्वारा और सजा के द्वारा उनमें सुधार लाना, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें अंग्रेजों को। लेकिन इस चरित्र को हमने यहां पर बदल दिया। दंड और सजा की जगह यहां पर क्या लाए? सुधार और न्याय। हम दंड और सजा पर कम ध्यान देंगे, यहां पर भारतीय न्याय संहिता में किस पर ज्यादा जोर देंगे? सुधार पर, और समय से उनको न्याय मिले, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ध्यान ध्यान देने के लिए हम क्या क्या प्रोविजन करेंगे वो देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिनियम, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वहीं पर पढ़ते हैं कि एक बहुत ही विवादित कानून था आईपीसी की धारा 124 ए, जो कि किसके किससे संबंधित थी? राजद्रोह से, जिसको बोलते हैं सेडिशन। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये धारा समाप्त हो गई है। विधि आयोग 1860 से लेकर के अब तक इतने बने, लेकिन किसी ने इस धारा को समाप्त करने का प्रोविजन नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, ये धारा समय के लिए जरूरी है, लेकिन इस कानून ने इस धारा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि जब यही समाप्त कर दिए। ठीक, ये इस कानून की मुख्य बातें थी। राजद्रोह का कानून कोई नया नहीं है। मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप निर्वाचित सरकार के खिलाफ लेख लिख रहे हैं, ऐसी हिंसा की भावना मौखिक रूप से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, या कार्टून मतलब दृश्य के माध्यम से भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा ही आएगा। और इस पर हमने एक करंट का सीरीज भी देखा था, करंट सीरीज में राजद्रोह कानून भी देखा था। अब उसके बावजूद ये जो है धारा समाप्त कर दी गई, और अब इसका जो है, जो सरकारें मिसयूज करती थी वो मिसयूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये कानून तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिन पर, जिनसे जो है, जिन पर, जिनके द्वारा किए गए कृत्य क्या होंगे? दंडनीय अपराध होंगे। ठीक, वो कौन कौन से होंगे वो आगे देखते हैं।
राजद्रोह कानून समाप्त हो गया, धारा 124 ए आईपीसी की वो समाप्त हो गई, आईपीसी भी समाप्त हो गई। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत की कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, राजद्रोह के तहत गिरफ्तार हुए थे। तो उनमें तीन लोगों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, 1897 और 1908। ठीक। दूसरे हैं महात्मा गांधी जी, 1922। ये वही समय है जब चौरी चौरा कांड के बाद उनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और तीसरा नेहरू जी, 1930, रावी तट पर झंडा फहला करके क्या किए थे, स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। ठीक। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं क्या क्या सुधार किए गए, मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। भारतीय न्याय संहिता के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। ठीक। पहला, मैंने आपको क्या बताया कि आईपीसी का मेन काम था सजा और दंड, सुधार करना नहीं था। और भारतीय न्याय संहिता का क्या काम है, सुधार करना और न्याय दिलाना। तो इसका पहला प्रोविजन ये है कि जो छोटे मामले हैं, जो सामान्यतः किसी के जीवन पर संकट के विरुद्ध हों, जैसे जैसे एक पॉकेट मार लेना, या जो है कुछ चीज चुरा करके भागना, ये छोटे मोटे मामले में आते हैं। हो सकता है उसको भूख लगी हो सकता है कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, इस वजह से उसने चोरी की। ये सब छोटे मोटे मामले हैं। तो इसमें डायरेक्ट आप फांसी दे देंगे या डायरेक्ट आप सजा दे देंगे या आजीवन कारावास दे देंगे, ऐसा नहीं दे होता। तो जो छोटे मोटे मामले होते हैं, इनमें क्या किया गया, सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। मतलब वो क्या करेंगे, सामुदायिक सेवा करेंगे और फिर देखा जाएगा कि जो है कि वो सोसाइटी में घुल मिल गए या सोसाइटी के एक अंग बन गए, या उनका जो है नेचर बदल रहा है, वो अपराध नहीं करेंगे, ऐसा सोच करके उनको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक। मतलब उनको अपने किए की सजा भी मिल गई, लेकिन वो सजा क्या थी, सॉफ्ट थी, हार्ड नहीं थी। ठीक। दूसरा जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध, यदि महिला 18 वर्ष से कम आयु की है तब आजीवन कारावास होगा। दूसरी बात, महिला को धोखा देना, झूठे वादे करके यौन संबंध बनाना, तो उस केस में भी क्या होगा, मिनिमम 7 वर्ष की सजा। ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक। मिनिमम शायद 7 वर्ष की सजा है।
तो ये भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरी बात, तीसरी बात जो है वो ये है, आतंकवाद का अगर कोई सहारा लिया, देश की एकता, अखंडता पर हमला, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, ये सब क्या है, आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। ये भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक। चौथी बात क्या है, राजद्रोह की धारा समाप्त, लेकिन निम्न विषयों पर अपराध की श्रेणी लागू होगी। वैसे विषय कौन कौन से हैं? ऐसे विषय हैं, अलगाववाद की भावना प्रेरित करना, यह अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक। आतंकी फंडिंग वित्तीय रूप से, ये भी क्या होगा, आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। एकता एवं अखंडता पर कुचलना, ये क्या है, राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। लेकिन राजद्रोह की धारा जो 124 ए थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब पहले क्या था, उसमें क्या था कि निर्वाचित सरकार के विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं तो ये सब, अब वहां पर वो बड़ी जो डिफिनीशन थी उसको हटा करके कुछ प्रोविजंस लिख दिए गए कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तब वो राजद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक। चौथी बात जो इसमें मेन मुद्दा है वो ये है, संगठित अपराध। संगठित अपराध में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो होता है जो किसी की जान का खतरा हो जाए, इसमें मृत्युदंड। और एक होता है गंभीर लेकिन किसी की जान को नुकसान ना हो, तो ये किसमें, इसमें क्या है, आजीवन कारावास। और इसको बढ़ाकर कहाँ ले जाया जा सकता है, मृत्युदंड तक। संगठित अपराध वो होते हैं जो संगठन में किए जाते हैं, जैसे 4-5 लोग करके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दिए मिल करके, ये सब क्या है, संगठित अपराध है। ठीक। तो ये सब चीजें जरा ध्यान में रखनी है। आईपीसी में कुछ चीजें शामिल नहीं थी, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थों में मिलावट, इससे संबंधित कोई काम हो, मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान, ये शामिल नहीं थी शुरुआत में। ये सभी
संशोधनों के द्वारा शामिल किए गए। शामिल किए गए थे। और अब आईपीसी को ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के पीछे कारण क्या था? औपनिवेशिक चरित्र। ठीक। कुछ क्राइम आईपीसी में डिफाइंड ही नहीं थे, जैसे साइबर क्राइम आज का बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, वो इसमें नहीं था। बच्चों के खिलाफ मुद्दा पॉक्सो एक्ट वाला, वो इसमें नहीं था। ठीक। तो इस वजह से इनकी जरूरत पड़ी, और ये इसके मुख्य प्रावधान हैं। और मुख्य प्रावधान आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा। छोटे मोटे मामले में पहली बार ये प्रावधान आया कि सामुदायिक सेवा ही उनके लिए दंड का काम करेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आएगा, अगर 18 वर्ष से कम है तो आजीवन कारावास। और दूसरा, झूठे वादे धोखा दे करके यौन संबंध बनाना, वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरी बात यह है, राजद्रोह के तहत जो ब्रॉड डेफिनेशन थी उसको चेंज कर दिया गया। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लिख दिए गए कि अगर आप अलगाववाद की भावना प्रेरित करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा करेंगे, तो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा और इसके तहत प्रावधान होगा। संगठित अपराध में ध्यान रखिएगा, दो कैटेगरी हैं, अगर जान को नुकसान हुआ तो मृत्युदंड, और अगर जान को नुकसान नहीं हुआ, गंभीर रूप से है नुकसान हुआ है, बस जान किसी की नहीं गई, तो क्या है? आजीवन कारावास भी। ठीक। तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं? संगठित अपराध हो गया, आतंकवाद, राजद्रोह की धारा। ठीक है। संगठित अपराध में भी गुट वाला मामला आ गया तो वही हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए ये था इसका मुख्य प्रावधान। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो तो टॉपिक बचे हैं, सीआरपीसी में जो संशोधन किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो बना वो, और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।